नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की जर्नी है वो फेयर चल रही होगी, वेल एंड गुड चल रही होगी। दोस्तों, ये आज आपकी इंडियन इकोनॉमी की 10th क्लास है और क्लासेस शुरू करने से पहले आज की ये जो आपकी क्लास है उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। देखिए, जो बच्चे आज की क्लास में नए जुड़े हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये जो पूरा यूपीएससी की तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए यहाँ पर ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर कराई जा रही है। इसी सीरीज़ में आपकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास चल रही है और इंडियन इकोनॉमी की आपकी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 9 हो चुकी हैं और आज आपकी ये 10th क्लास होगी, ठीक है। और यहाँ पर पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो फ्रेम किया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में आप देखेंगे आपको पॉलिटी की क्लासेस मिलेगी, हिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी, ज्योग्राफी की क्लासेस मिलेगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी, साइंस एंड टेक की क्लासेस मिलेंगी। जो कोर सब्जेक्ट हैं ओवरऑल वो पूरे यहाँ पर कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे घर रहते हुए यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, पैसों के अभाव में, रिसोर्सेज के अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जिन्होंने क्लासेस नहीं की हैं, जो इंडियन इकोनॉमी की हुई है, अभी सिर्फ इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हुई है, ज़्यादा अभी वक्त नहीं गया है। 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करके ये जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच शुरू किया गया है। तो अभी तक जिन्होंने क्लासेस नहीं की हैं वो पूरी जो नंबर ऑफ 9 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी कि 9 क्लासेस जो अभी तक हो चुकी हैं, उसकी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है, जो क्लासेस हुई हैं उस प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहाँ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहाँ पर लिंक पर क्लिक करेंगे और पूरी 9 के 9 क्लासेस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी और यह आज आपकी 10वीं क्लास होंगी, ठीक है। चलिए, अब ज़्यादा समय न लेकर आपकी ये जो क्लासेस है वो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, शुभम मिश्रा के नाम से हमारा और एक चैनल है जिस पर आपको मेंटरशिप की मेन क्लासेस, जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम को आपको कैसे क्वालिफाई करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको पीवाईक्यूज़ को कैसे एनालिसिस करना है, ये सारे जो आपकी टेक्निक है वो शुभम मिश्रा वाले चैनल पर मिलेगी। ओनली यूपीएससी का ही एक दूसरा चैनल है शुभम मिश्रा के नाम से, जो ये दूसरा चैनल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शुभम मिश्रा वाले चैनल की भी लिंक दी गई है, उससे जाकर आप सब्सक्राइब करें और वहाँ पर एक वीडियो अपलोड की गई है, दूसरी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी क्रम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो बुक देने की बात कही गई थी वो आपको कल से हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन ना भूलें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है। चलिए, अब शुरू करते हैं। आपका जो लेक्चर नंबर 10 है, लेकिन लेक्चर 10 शुरू करने से पहले आप जो स्टूडेंट कल आपकी 9वीं क्लासेस हुई थी उनमें आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पर उसका आंसर डिस्कस कर दिया गया था। एक क्वेश्चन ये कहा गया था कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका जो ब्रीफ डिस्कशन है वो अगली क्लासेस में किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार था, वो डिस्कस करता हूँ, उसके बाद टॉपिक को शुरू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था कल वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, यानी कि एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ क्रियान्वित निर्मित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है, ठीक है। यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा था। अब कई लोगों ने इसका जो आंसर किया, कई लोगों ने आंसर बी किया, ऑप्शन बी, मतलब लोगों को लगा कि ये आंसर सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है कि लगभग 2 दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। मतलब क्वेश्चन जो आपका पूछा था 2017 में वो ये पूछा था कि यूपीआई आने पर जो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर आपका मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो वो क्या होगा। तो आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऑप्शन बी लगाया कि डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स, यानी 2 दशकों में ये पूरी तरीके से भौतिक मुद्रा, मतलब भौतिक मुद्रा मतलब ये आप समझिए कि जो मुद्रा, जैसे आप पैसा जो है वो हाथ फिजिकल में ले जाते हैं, आप 10 रुपये, 100 रुपये के, 200 रुपये का जो आप नोट आप वॉलेट में रखते हैं, ले जाके शॉपकीपर को देते हैं, वो आपको रिटर्न भी करता है, तो ये भौतिक मुद्रा हो गई, ठीक है। भौतिक मुद्रा का स्थान क्या कौन ले लेगा, कह रहा है
डिजिटल मुद्रा ले लेगी। डिजिटल कौन सी मुद्रा? जैसे पेटीएम, फ़ोन पे और क्या आप गूगल पे से जो पेमेंट करते हैं, ये जो है पूरी तरीके से डिजिटल मुद्रा लेगी इसका स्थान, और भौतिक मुद्रा एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये ऑप्शन चूज़ किया, लेकिन ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप लगभग 2-10 का मतलब 20 साल में ये कहना अभी कब ये होगा, कब इस तरह की चीज़ें होंगी, ये कहना अभी बिल्कुल उचित नहीं होगा। ठीक है, क्या प्रोग्रेस होगा? तो लगभग 2 दशकों में पूरी तरीके से भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल जो मनी है वो ले लेगी, वो बिल्कुल अभी कहना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका लगभग गलत हो जाता है। ठीक है, अब एफडीआई तीसरा ऑप्शन था, एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। ठीक है, अब ये एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी, ये इसका सीधा असर अगर आप ये कहें कि यूपीआई के प्रयोग से जो आपका यूपीआई के क्रियान्वयन से बहुत अधिक जो बहुत ज़्यादा जो आप ये कह सकते हैं इसका जो परिणाम देखने को मिलेगा, जो संभावना होगी, वो ये बिल्कुल नहीं होगी कि एफडीआई अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी। ये बहुत आगे की बात है, बहुत आगे की बात है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी था कि निर्धन व्यक्तियों को उपादनों यानी सब्सिडीज़ का प्रत्यक्ष अंतरण यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। मतलब ये कहने का है कि आप यूपीआई के आने से क्या होगा कि निर्धन व्यक्ति जो थे उनको सरकार जो सब्सिडीज़ देती हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र उन तक पहुंच पाएगा और ये बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। तो ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या दिख रहा है? ये ऑप्शन ए दिख रहा है, ये है कि ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। मैंने क्लास में पढ़ाया है, जिन लोगों ने कल की क्लास को अच्छे से किया होगा, उसके तुरंत बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने बताया था ना कि यूपीआई के आने से ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। आपको बताया गया था कि पहले क्या था, पहले जब यूपीआई का इंफ्रा डेवलप नहीं हुआ था तो क्या था, तो वॉलेट का प्रयोग आप अपने अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते थे, वॉलेट में ट्रांसफ़र करते थे। मान लीजिए 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किए तो 500 वॉलेट में आता था। उसके बाद ये इस पर्स से, जो वॉलेट से आप क्या करते थे, शॉपिंग करते थे, जो भी करते थे। ठीक है, और मैंने कल क्या बताया, जब मान लेते हैं 480 रुपये की आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, उसके बाद कितना 500 रुपये आपने ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट से इस मोबीक्विक वॉलेट में, पर्स में, तो 500 ट्रांसफ़र किया और इस 500 में से 480 आपने कहीं शॉपिंग पे यूज़ कर लिया, बचा इसमें कितना 20 रुपये बचा। अब इस 20 रुपये को आप अगर चाहेंगे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना तो इस पर ये क्या है, बैंक वाले क्या करते थे, शुल्क लगाते थे, फीस लगाते थे, ट्रांसफ़र फीस लगाते थे अगर उल्टा ट्रांसफ़र करना है। तो जब यूपीआई नहीं था तो इसमें क्या था, ट्रांसफ़र फीस लगता था। अब जब यूपीआई आ गया तो क्या हुआ, यूपीआई आ गया तो सीधा सीधा क्या हुआ, यूपीआई आने पर सीधा सीधा आपने क्या किया, आप अपने बैंक अकाउंट से सीधा क्या करते थे, यूपीआई के माध्यम से सीधा आप कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, सीधा पिन डाल के सीधा यहाँ शॉपिंग कर लेते हैं अभी। तो ये जो वॉलेट वाला सिस्टम था वो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये आप ओवरऑल अब इसकी ज़रूरत नहीं रही कि आप वॉलेट में डालकर ही करें, वॉलेट में ही आप पैसा यहाँ पर डालेंगे तभी यहाँ पर उसके बाद शॉपिंग हुई। ये जो बीच वाला इंटरमीडियरीज आपका था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया विजुअली के रूप में, मतलब अभी भी वॉलेट चल रहा है लेकिन वो ख़त्म हो गया, आप सीधे सीधे यहाँ पर शॉपिंग कर पाते हैं। और यहाँ पे इसके जो बेनिफिट वो ये बताया गया था कि जो ये आपका यहाँ पर पैसा आप वॉलेट में रखते हैं तो वॉलेट में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, अकाउंट में जो पैसा रहता है वहाँ पर इंटरेस्ट मिला करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, सीधा प्रभाव क्या था कि ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ये जो वॉलेट था जहाँ पर पैसे आप भेजते थे उसके बाद यहाँ से शॉपिंग, ये वॉलेट आवश्यक नहीं रहे। अब क्या, आप तो सीधा यूपीआई आने पे सीधा आप वो कर पाते हैं, क्या शॉपिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं किसका ये जो ऑप्शन था, किन बच्चों ने इसका आंसर सही किया, वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज आपकी ये क्लास। जिन्होंने अच्छा किसका किसका आंसर सही था वो कमेंट करके बताएं, और जिन बच्चों ने क्लासेस सही से की होंगी कल की, वो सही इसका आंसर दे पाए होंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आपकी आगे की क्लास। आज हम यहाँ पे लेक्चर आपका 10 है। लेक्चर 10 में हम आज अपन लोग देखेंगे कार्ड के बारे में। ये कार्ड क्या है, अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं। आपकी डेबिट कार्ड आपने देखा होगा, क्रेडिट कार्ड आपने देखा होगा, और आपने प्रीपेड कार्ड देखा होगा, और आपने इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स हैं वो कार्ड देखा होगा। इन्हीं कार्डों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 10 में
अब मैं इससे पहले क्लास को शुरू करूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अभी तुरंत लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को 5 लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि मैंने बताया, 5 लोगों को शेयर करें ताकि और भी आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो जुड़ सकें, ठीक है। तो 5 लोगों को शेयर करें। और इसी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और आपके साथ साझा कर दूँ कि इस लेक्चर के बाद आज आपकी जो लेक्चर यहाँ पर 10वां लेक्चर है, इस लेक्चर के 2-3 घंटे बाद आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलेगी यूपीएससी से रिलेटेड ही। ये सीरीज ओनली यूपीएससी के चैनल पर पिछले कई सालों से चलती आ रही है। मोटिवेशनल वीडियो इस पर, इन चैनल पर यहाँ पर पढ़ती रहती है ओनली यूपीएससी पर, तो वो फिर से शुरुआत हो रही है। वो आपको डेली 2-3 दिनों में एक मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड। तो आप आज जो है 2-3 घंटे बाद आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 10। कार्ड के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, कार्ड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आप कार्ड, एक ये जो कार्ड होता है, आप पैसे वाला कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो कार्ड में नीचे यहाँ पर अलग अलग क्या है, कंपनियों के नाम लिखे होते हैं। वीज़ा लिखा होता है, कहीं मास्टर कार्ड लिखा होता है, कहीं क्या होता है, रुपए लिखा होता है। आपने देखा है क्या कार्ड? देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, क्या लिखा होता है ना इस तरह का। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। देखिए, ये जो इस तरह का ये वीज़ा आप हो गया, ये रुपए हो गया, इस तरह से ये कंपनी के नाम लिखे होते हैं नीचे हैं। तो ये क्या है, कंपनियों के नाम ये क्यों लिखे होते हैं, क्या है ये रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड क्या है, नीचे जो नाम लिखे होते हैं वो क्या है, किस तरह से हैं, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो वीज़ा हो गया आपका, ये जो वीज़ा हो गया आपका, और आपका मास्टर कार्ड हो गए, जो नीचे मैंने अभी आप बताया, ये सारे क्या हैं, ये एसेट्रा जो हैं, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे इंटरमीडियरीज कंपनी हैं। क्या हैं ये सारे? इंटरमीडियरीज कंपनी हैं। अभी मैं बताता हूँ ये इंटरमीडियरीज मतलब क्या होता है। इंटरमीडियरीज मतलब ये होता है कि ये सारे क्या हैं, ये बिचौलिए हैं। ये क्या है? बिचौलिए, ठीक है। आसान भाषा में आप ये कहें कि ये सारे क्या हैं, बिचौलिए हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में मैं बताऊँ आपको कि आप सपोज कर लेते हैं कि आप कोई रेंट पर रूम आप चाहते हैं, आप तो यहाँ पर जब आप रेंट पर रूम चाहते हैं तो बहुत सारे ब्रोकर के पास आप जाते हैं। ये ब्रोकर के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे रूम चाहिए। तो ये जो ब्रोकर होते हैं वो जो जिनके रूम रेंट पर खाली होते हैं, मकान मालिक, उनसे इनका क्या होता है, कांटेक्ट होता है, ठीक है। कांटेक्ट होता है कि भैया हम आपका ये जो कमरा है, आपका जो ये रूम है, आपका जो फ्लैट है वो क्या है, हम इस पर किराए पर चढ़वाएंगे, रेंट पर चढ़वा देंगे, ठीक है। और ये जो ब्रोकर होते हैं, बिचौलिए होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, आप जब जाते हैं इनके पास, कहते हैं मुझे क्या चाहिए, मुझे रूम रेंट पर चाहिए, फ्लैट चाहिए, और आप दिल्ली के अन्य इलाकों में रहते होंगे, लखनऊ में रहते होंगे, जयपुर, इत्यादि जगहों पर ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिए होते हैं। तो यहाँ पर जब आप जाते होंगे, बहुत आसान शब्दों में आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप ये जाते होंगे यहाँ पर, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका ब्रोकर है, बिचौलिया है, वो क्या करता होगा, आपको तरह तरह के कमरे दिखाता होगा, तरह के फ्लैट दिखाता होगा। और जब आपको फ्लैट पसंद आ जाता है तो क्या होता है, ये बिचौलिया जो है, ये जो बिचौलिया है वो आपसे क्या करता है, इसके लिए पैसे लेता है। क्यों? क्योंकि आपको उसने फ्लैट दिलवाया। और ये बिचौलिया इससे भी क्या करता है, मकान मालिकों, कई जगहों मकान मालिकों से भी क्या लेता है, पैसे लेता है कि हमने आपका ये जो फ्लैट है वो चढ़वाया है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से क्या लेता है, पैसे लेता है, ठीक है, फीस लेता है। तो ये इसी तरीके से ये जो वीज़ा, मास्टर कार्ड हो गए, ये सारे इंटरमीडियरीज कंपनी हैं, और ये किस तरह बिचौलियों के रूप में कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं? बिचौलियों के रूप में। कैसे अभी बिचौलियों के रूप में कार्य करती हैं, मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। चलिए देखिए, तो ये क्या, सबसे पहले आप जान लें, ये सारे इंटरमीडियरीज कंपनी है जो बिचौलियों के रूप में काम करती है। अब ये जो है, अब क्या है, ये इनको पेमेंट्स गेटवे बोलते हैं। ये क्या है, ये जो वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, एक्सेट्रा, ये जो है, ये जो इंटरमीडियरीज कंपनी है, ये कंपनियों को क्या बोलते हैं, कंपनियों को क्या बोलते हैं, कंपनियों को पेमेंट गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेमेंट गेटवे बोलते हैं, ठीक है, पेमेंट गेटवे बोलते हैं। अब पेमेंट गेटवे जो है, इनका क्या काम होता है, मतलब पेमेंट गेटवे बोलते हैं, यानी इंटरमीडियरीज जो हैं,
मैंने आपको बताया जो पेमेंट गेटवे बोलते हैं किनको, ये इंटरमीडियरीज को पेमेंट गेटवे बोलते हैं। इंटरमीडियरीज कौन है, यही वीज़ा मास्टर कार्ड जो आपको कार्ड के नीचे दिखा रहता है कंपनी अलग अलग, वही है, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये वीज़ा मास्टर कार्ड यानी जो बिचौलिए हैं, इंटरमीडियरीज हैं, इन पेमेंट गेटवे हैं, इनका क्या काम है, इनका काम देखते हैं क्या है। तो इनका क्या काम है, इनका काम क्या होता है, इनका काम मैंने अभी क्या बताया, बिचौलियों का क्या काम होता है, बीच में बिचौलिए होते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो ओनर होते हैं आपके फ्लैट के और ये आप होते हैं, दोनों से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और ये सर्विस आपको भी सर्विस दिलाते हैं, पूरी करते हैं और उनसे भी उनका वही फुलफ़िल करते हैं, उनका जो फ्लैट है वो रेंट आउट करा कर, ठीक है। तो इनका काम क्या होगा, उसी तरीके से इनका भी काम है, क्या काम है इनका काम, एक मिनट में थोड़ा सा, इनका काम क्या है, मर्चेंट, इनका काम मर्चेंट के साथ टाई अप करना, ठीक है, टाई अप करना, और किसके साथ, बैंकों के साथ भी क्या करते हैं, ये बैंकों के साथ भी क्या करते हैं, टाई अप करते हैं, ठीक है। तो आप बात को समझिएगा, इनका काम मर्चेंट के साथ टाई अप करना और बैंकों के साथ भी क्या करना, टाई अप करना, ठीक है। मतलब आप समझिए कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो मर्चेंट हैं और कस्टमर दोनों से ये क्या लेते हैं, फीस लेते हैं, क्या करते हैं ये मर्चेंट और कस्टमर दोनों से क्या करते हैं, दोनों से फी लेते हैं। कैसे लेते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, मर्चेंट का मतलब ये है कि जैसे आप मर्चेंट कौन है यहाँ पर, जैसे ये SBI, या आप ये मान कर चलिए ये SBI का क्या है, SBI का क्या है, ये कार्ड है। मैं एग्जांपल देके ऊपर समझाता हूँ, ये आपके सामने सीधा सीधा कार्ड ही है। ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, या फिर डेबिट कार्ड, कुछ भी मान लीजिए, इसे हटा देते हैं, क्रेडिट कार्ड, आप डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड है कि, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये वीज़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो जिस कंपनी, SBI का मान लेते हैं अगर ये कार्ड है, तो SBI ये जो बैंक है उससे भी क्या करेगा, ये पैसा लेगा, क्या करेगा, मर्चेंट कौन है यहाँ, SBI बैंक से भी पैसा लेता है, और ये किससे पैसा लेता है, जिसका ये कार्ड है, किसका कार्ड है, किसका, मान लेते हैं SBI ने आपको इशू किया है ये कार्ड, आपने बनवाया है, तो आपका भी ये कार्ड है, तो आपसे भी ये पैसा लेता है और इस बैंक से भी क्या करता है, ये पैसा लेता है। तो यहाँ पर क्या आपको बताया गया, यहाँ पर आपको बताया गया कि मर्चेंट और कस्टमर दोनों से क्या करता है, ये मर्चेंट और कस्टमर दोनों से पैसे लेता है, ठीक है। और मर्चेंट से ये बोलकर पैसे लेता है कि भाई हमने तुम्हारा कस्टमर से टाई अप कराया, क्या बोलकर, मर्चेंट से क्या बोलकर पैसे लेता है कि भैया हमने आपका क्या किया, कस्टमर से टाई अप करा दिया। और तो मर्चेंट यहाँ पर क्या करता है, यहाँ से मर्चेंट से क्या लेता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेता है, क्या बोलता है, ये इंटरमीडियरीज हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पर क्या करती हैं, मर्चेंट से बोलकर क्या करती हैं, मतलब मर्चेंट यहाँ पर बैंक हो गया, बैंक से ये बोलकर मर्चेंट से बोलकर कि भाई हमने क्या कर दिया, भाई हमने तुम्हारा कस्टमर बनाया, तुम्हारा कस्टमर से क्या बनाया, टाई अप करवाया, कस्टमर से टाई अप कराया, ठीक है, कराया। तो यहाँ पे क्या करता है ये मर्चेंट से क्या लेता है, मर्चेंट से यहाँ क्या लेता है, ये मर्चेंट से लेता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेता है, क्या लेता है, मर्चेंट, एक मिनट मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ से ये क्या लेता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लेता है, ठीक है, MDR लेता है, ठीक है। तो MDR लेता है, MDR के नाम पर क्या लेता है, कुछ परसेंट लेता है, कुछ परसेंट क्या लेता है, कुछ परसेंट लेता है मर्चेंट से, मतलब लेता है मर्चेंट से, मतलब ये मानकर चलिए कि कुछ फीस लेता है, किससे, बैंकों से लेता है, कौन लेता है, जैसे वीज़ा हो गया, आपका रुपए हो गया, आपका जो अदर कार्ड्स हो गए वो क्या करते हैं, ये जो मास्टर कार्ड हो गए, ये इंटरमीडियरीज क्या करती हैं, मर्चेंट से क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, किस नाम से, क्या नाम है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसी को कहते हैं MDR, ठीक है, कुछ परसेंट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ साथ वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं ये, वहीं दूसरी ओर
दूसरी ओर ये क्या करते हैं, जो कस्टमर होता है ये जो कस्टमर ये कार्ड जो है, ये कार्ड प्रयोग करता है उससे भी क्या करते हैं, उससे भी कुछ क्या करते हैं, कुछ अमाउंट, कुछ फीस लेते हैं, अमाउंट ना लिखे, कुछ क्या करते हैं यहाँ पर फीस लेते हैं पर ईयर, यानी सालाना, पर ईयर। ठीक है, तो लाइक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं आपको, एग्जाम्पल दूं कि आप मान लेते हैं कोई कार्ड आपने यूज़ कर रहे हैं, आप मान लेते हैं एसबीआई का बैंक है, आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है और एसबीआई से आपने क्या किया है, डेबिट कार्ड, आपका एटीएम कार्ड जो है आपका इशू है। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, यहाँ पर कोई आपने मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक बिचौलिया है, कोई एक कंपनी है का आपने मान लेते हैं वीज़ा का ले लिया आपने या मास्टर कार्ड का ले लिया आपने, यहाँ पर मास्टर कार्ड कंपनी का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो मास्टर कार्ड कंपनी है वो आपसे क्या मांगती है, सालाना 499 रुपये पर ईयर क्या मांगती है, यहाँ पे फीस मांगती है, किसके लिए, यूज़ करने के लिए। ठीक है, क्या करती है, 499 रुपया या फिर जो भी रुपया आप लगता है, 600 रुपये, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट हैं, वो आपसे मांगती हैं। और प्रत्येक वर्ष क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से एटीएम चार्ज वो बैंक वाले काट लेते हैं। बैंक वाले क्या काट के लेते हैं कि एटीएम चार्ज बोलकर काट लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये इन्हीं का चार्ज होता है जो पर ईयर आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। और यहाँ पे वेव ऑफ भी मिल जाता है आपको, मतलब इसमें छूट भी मिल जाती है। कई कंपनी जो होती है, कई बैंकों में आपको छूट मिलती है। ये कहते हैं कि अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का आपने यहाँ पर प्रयोग किया या फिर 10 लाख रुपए से या 5 लाख से ज़्यादा, तो ये वेव ऑफ भी हो जाता है, छूट मिल जाती है इसमें। चलिए आपने इतना प्रयोग कर दिया तो ये वेव ऑफ भी कर दिया। ठीक है, और ये वेव ऑफ जो ये कंपनियां हैं, जैसे मास्टर कार्ड है, वो आपसे ये छूट दे दी, आपने इतने पैसे का प्रयोग किया तो आपका ये सालाना जो आपका फीस था वो हमने छूट दे दिया, यहाँ पे घटा दिया, आपसे नहीं लेंगे। तो ये नहीं लेते हैं कैसे, क्योंकि ये यहाँ से किससे ले रहे होते, बैंक मर्चेंट डिस्काउंट रेट तो यहाँ से मिल ही रहा होता है। जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे यहाँ पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट तो मिल ही रहा होता है, तो यहाँ पर कस्टमर को यहाँ पे से प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पर ईयर यहाँ पे क्या लगता है, आपको फीस लगती है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो ये ठीक उसी तरीके से समझिए जो मैंने आपको ब्रोकर वाला बताया कि बिचौलियों के रूप में काम करते हैं, ये इंटरमीडिएरीज कंपनी है, पेमेंट गेटवे इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हो रहा था। ठीक है, अब आगे एक घटनाक्रम घटता है। ये सब तो सब कुछ चल रहा होता है। एनपीसीआई का नाम सुना है ना, एनपीसीआई का नाम सुना है, एनपीसीआई कमेंट सेक्शन में बताएं, एनपीसीआई का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं। अब ये सब चल रहा था, इसी बीच एनपीसीआई इस धंधे में उतरता है। एनपीसीआई क्या करता है, इस धंधे में उतरता है। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या है इसका फुल फॉर्म, एनपीसीआई धंधे में उतरता है। और एनपीसीआई कहता है कि यार सब कर रहे हैं तो हम भी इस धंधे में उतरेंगे। तो एनपीसीआई भी इस धंधे में उतर जाता है। और अब क्या होता है, एनपीसीआई अपना कार्ड लेकर आता है। अभी तक क्या था, अभी तक ये मानकर चलिए, अभी तक वो चल रहा था, कौन सा कार्ड चल रहा था, वही मास्टर कार्ड, वीज़ा वगैरह आप देखते थे। तो एनपीसीआई अपना कार्ड लेकर आ गया। क्या कार्ड लेकर आ गया, एनपीसीआई अपना कार्ड। एनपीसीआई क्या किया, अगला क्या घटनाक्रम हुआ, एनपीसीआई अपना कार्ड लेकर आ गया, कार्ड लेकर आ गया। अब एनपीसीआई जब अपना कार्ड लेकर आ गया तो ये क्या नाम से लाया, एनपीसीआई रुपए के नाम से लाया। किस नाम से लाया, एनपीसीआई रुपए के नाम से, रुपए के नाम से अपना कार्ड ले आया, कार्ड ले आया। तो ये धंधे में उतरा एनपीसीआई, सब जगह अपनी पहुंच बनाता ही है, तो ये एनपीसीआई यहाँ उतरा। तो ये जो रुपए है ये क्या है, ये क्या है, ये भी एक क्या है, इंटरमीडिएरीज कंपनी है। इसी रुपए क्या है, रुपए इंटरमीडिएरीज कंपनी है। इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे, गेटवे। ठीक है, तो ये क्या है, रुपए भी एक पेमेंट गेटवे है, इंटरमीडिएरीज कंपनी है। तो एनपीसीआई अपना कार्ड लेकर आए रुपए के नाम से, और ये इसको क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे ही है। जो औरों की तरह, जैसे वीज़ा को, आपको मास्टर कार्ड को जैसे मैंने बोला पेमेंट गेटवे है, वैसे रुपए भी एक पेमेंट गेटवे है। ठीक है, और अब क्या है, एनपीसीआई ने बोला कि हम और इंटरमीडिएरीज कंपनी की अपेक्षा इसमें आपको छूट देंगे 40%, मतलब 40% की। मतलब आप ये मानकर चलें कि जैसे यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर आपका क्या लेते थे, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पर ईयर क्या है, यहाँ पे पर ईयर कार्ड पर फीस लगती है। ठीक है, तो किस पे, जैसे आप वीज़ा यूज़ कर रहे हैं और आपका जो मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जो कार्ड है अलग अलग, तो उस पर ईयर फीस लगाता था।
ठीक है, पर ईयर मान लेते हैं 499 यहाँ पर लगाता था। तो अब जब ये एनपीसीआई इस धंधे में उतरा तो एनपीसीआई ने क्या कहा, एनपीसीआई ने कहा कि भैया मैं क्या करूँगा, आप हमारा अगर रुपए का कार्ड यूज़ करेंगे तो इसमें आपको 40% तक हम छूट देंगे। ठीक है, 40% तक छूट देंगे। कौन सी छूट, जो सालाना लगती है कार्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया एनपीसीआई ने, बोला हम और इंटरमीडिएरीज कंपनी की अपेक्षा 40% कम प्राइस पर ये लेकर आएंगे और आपको ये सुविधा देंगे। ठीक है, तो क्या किया, ये मार्केट में सर्कुलेट होना शुरू हो गया रुपए, और पेमेंट गेटवे के रूप में आपके सामने आया। मतलब ऐसा समझो आप, मतलब क्या करो आप, ये ऐसा समझो कि ये जो इंटरमीडिएरीज कंपनी है उधर कौन चला रहा था, उधर यहाँ पर आपका इससे पहले वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह चल रहा था। तो ये आप ये ऐसा समझो कि ये एक उबर एक प्राइवेट कैब चल रही है, वहीं ओला भी चला रहा है। तो ये एक प्राइवेट कैब है, ये क्या है, ये प्राइवेट कैब है, जो जैसे उबर अपना चला रहा है, ओला अपना चला रहा है, ठीक उसी प्रकार से एनपीसीआई का रुपए जो है पेमेंट गेटवे है, ये अपना चला रहा है, सर्विस दे रहा है, और ऊपर आपका वीज़ा अपना दे रहा है, मास्टर कार्ड अपना दे रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्या है, एक प्रकार से आपको क्या करते हैं, सुविधा पहुंचाते हैं आप तक किसी चीज़ की, और उसके रिगार्डिंग आपके फिर क्या करते हैं, फीस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, इसी को पेमेंट गेटवे बोलते हैं। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा एनपीसीआई के रुपए के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या, एनपीसीआई के रुपए के बारे में, एनपीसीआईज रुपए। ये जो रुपए है, रुपए का क्या मतलब है, रुपए का मतलब आप ये RU का मतलब होता है यहाँ पे रुपी, रुपी प्लस क्या है, पे मतलब क्या होता है, पेमेंट। इसका ये है रुपए का पूरा एब्रीविएशन। रुपए का क्या है, RU का रुपी, और पे का पेमेंट। ठीक है, अब ये देखिए जो एनपीसीआई का रुपे कार्ड है वो कैसे कैसे आपका काम करता है। देखिए, जो ये रुपए है वो दुनिया का 7वां पेमेंट गेटवे है। ठीक है, दुनिया का 6 से पहले चल रही थी। तो ये रुपए है वो क्या है, रुपए दुनिया का 7th पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ और क्या इसके बारे में हम, एक मिनट में इसको टॉपिक देता हूँ। ठीक है, ये 7वां क्या है, पेमेंट गेटवे है। अब यहाँ पर इस एनपीसीआई के रुपए में 3 चैनल हैं, मतलब 3 तरह से इस कार्ड को आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या है, 3 चैनल हैं इस पर, 3 चैनल्स, 3 चैनल्स। ठीक है, इसके 3 चैनल्स हैं, यानी क्या है, यानी 3 प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, वो 3 प्रकार क्या हैं, देखिए वो 3 प्रकार क्या हैं, आप डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें करते हैं, कुछ नई चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 3 प्रकार क्या है, एक मिनट, ये जो 3 प्रकार क्या है वो क्या है, सबसे पहला कि आप सबसे पहले एटीएम से आप क्या करते हैं, ये पहला चैनल क्या है, वो एटीएम से पैसे निकालते हैं जो। ठीक है, एटीएम के रूप में यूज़ कर सकते हैं इस कार्ड को। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में, यानी ऑनलाइन पैसे आप जो है ट्रांसफ़र करके ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं। कैसे होता है, वही मान लेते हैं ना कि आप मान लेते हैं अमेज़न यहाँ पर फ्लिपकार्ट से आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप अपना कार्ड नंबर डालते हैं, कार्ड नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर पीछे 3 नंबर का CVV होता है वो डालते हैं। वो डालने के बाद आप क्या बोलते हैं, आपके मोबाइल पर एक OTP आता है, SMS आता है, वो जैसे ही एंटर करते हैं पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है, आप और मर्चेंट के पास पहुँच जाता है, जहाँ आप उसको पे कर रहे होते हैं उसके पास पहुंच जाता है, और आपकी जो शॉपिंग है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, आप तक फिर वो पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से वो ये CVV वगैरह क्या है, किस तरह से, वो आगे फर्दर क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसका ये जानिए 3 चैनल क्या है, ATM के रूप में, ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में, और आपका तीसरा किस वे में आप यूज़ करते हैं इसका, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, POS के रूप में। क्या है, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं कई बार, तो आप अपना ATM लेकर जाते हैं, और मर्चेंट को क्या करते हैं, वो अपना ATM दे देते हैं, तो वो अपने मशीन में डालता है आपका कार्ड।
ठीक है, मशीन में क्या करता है, डालता है आपका कार्ड, वही पॉइंट ऑफ सेल है, ठीक है, पीओएस उसी को बोलते हैं, और आपका पैसा कट जाता है पिन, अपना पिन डालने पे, या फिर आप वाईफाई का यूज़ जो भी करवाते हैं तो पैसा कट जाता है। तो ये क्या है, ये तीसरा पीओएस है। 3 चैनल हैं, एक एटीएम हो गया, एक ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, एक पीओएस हो गया। अब आप ये समझिए कि ये किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी कार्ड के 3 चैनल हैं यूज़ करने के। अब ये क्या है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, पेटीएम हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, पीओएस हो गया। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें यूपीएससी ने 2017 में क्या पूछ लिया था, यूपीएससी ने 2017 में सीधा सीधा पूछा था, क्या पूछा था, जो आपका क्या है वो भीम का ऑथेंटिकेशन फैक्टर कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 4 हैं, ऑप्शन में दिया था ना। इसी प्रकार से कुछ भी वो पूछ सकता है। 3 चैनल हैं, ठीक है, क्या है, दुनिया का 7th पेमेंट गेटवे है क्या है, रुपे, ठीक है, और 3 चैनल हैं इसके, कैसे हैं, एटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग या पीओएस के रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कमीशन आपके सामने क्या क्या रख देता है वो अजूबा, आप अगर दिमाग घुमा पाते हैं तो उसका आंसर कर पाएंगे, नहीं दिमाग घुमा पाते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कई लोग देखिए एनसीईआरटी पढ़ने से आपकी बेसिक समझ विकसित होती है, बेसिक आपका जो माइंड है वो सेटअप होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये कहें कि एनसीईआरटी सिर्फ इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़कर चीज़ें सही हो जाएंगी तो वहाँ पर नहीं है, वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बस आपकी मूलभूत समझ को विकसित करने के लिए वो बुक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जो सिलेबस में लिखी हुई हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे, आप जो क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं वो एक एक सीक्वेंस से हो रही हैं। जैसे मैंने इंडेक्स पूरा लिखवाया था आपका, क्लास 3 जो थी आपकी, लेक्चर 3 में आपका पूरा इंडेक्स लिखवाया था कि इसी हिसाब से, इसी इंडेक्स के हिसाब से क्लासेस होंगी, हर टॉपिक उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा। आप एक बार इंडेक्स देखते चलें, क्या उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, तो उसी हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। तो 3 चैनल हैं, क्या 3 चैनल, वो आपके हो गए एटीएम, ऑनलाइन शॉपिंग और आपका पीओएस हो गया, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, ठीक है। ये 3 चैनल हो गए किसके, आपके रुपए के, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो 3 हो गए। अब ऐसे कार्ड्स, मतलब जो आपका रुपए हो गए, जो हो गए कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, रेलवे और डेयरी, यहाँ सब भी इश्यू किए जाते हैं। ये जो रुपए कार्ड है, ये जो आपका रुपए कार्ड है एनपीसीआई का ये रुपए कार्ड बहुत जगहों पर इशू किया जाता है। कहाँ कहाँ इशू किया जाता है ये कार्ड, प्रश्न ये उठता है, ये कार्ड कहाँ कहाँ इशू किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के बैंक भी इसका इशू करते हैं। आप जाएंगे बैंकों में, आपके पास ऑप्शन मिलता है, आप वीज़ा कार्ड लेंगे, रुपए कार्ड लेंगे, किस तरह का कार्ड लेंगे, तो वहाँ एक ऑप्शन आपके पास रुपए कार्ड का भी आता है। तो विभिन्न बैंक भी क्या करते हैं, बैंक इस कार्ड को इशू करते हैं, ठीक है, इशू करते हैं विभिन्न बैंक। जैसे हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, तो ये विभिन्न बैंक्स हो गए। अब ये क्या है, कौन कौन से विभिन्न बैंक हो गए, जैसे आपका एग्जांपल मैं लिख नहीं रहा हूँ, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, आपका कॉमर्शियल बैंक हो गए, ये विभिन्न प्रकार के बैंक हैं, टाइप्स ऑफ बैंक हैं। ये आगे पढ़ेंगे कि आपका कितने प्रकार के बैंक होते हैं, ये जो मैं अभी नाम ले रहा हूँ वो आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानकर चलिए कि विभिन्न बैंक जो हैं इस कार्ड को इशू करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्या होगा, और इसी के साथ साथ आपका डेयरी हो गई, और आपका कई जगहों पे आपका रेलवे हो गया, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब भी इस कार्ड को इशू करते हैं। डेयरी कैसे इशू करता है, ये जो डेयरी हो गया, आप जैसे ये कैसे इशू करता है, जैसे किसानों को कह देता है कि आप जो है दूध हमें बेच रहे हैं, हमें दूध दे दें, और ये हम रुपए कार्ड आपको दे देते हैं उसके बदले में, और इसमें आपको पैसा हम आपको दे देते हैं, और ये आप कहीं जाएंगे, आप कहीं खाद खरीद रहे हैं या फिर किसी तरीके का आप ये इससे संबंधित चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इस कार्ड का प्रयोग करके आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आपका पैसा कट जाएगा। तो डेयरी के रूप में भी यहाँ पर इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ इशू किया जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये कार्ड क्या है, ये जो रुपए कार्ड है, ये कार्ड फ्री में पीएमजी जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी दिए जाते हैं। ये कार्ड क्या है, अभी आगे हम की क्लासेस में जो पीएमजेडीवाई जो आपकी है प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये कार्ड क्या है, फ्री में प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, एक मिनट, प्रधानमंत्री जनधन योजना
में भी ये पीएम मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ एब्रीविएशन इसका, PMJDY आपका ये लिख दिया, तो यहाँ में भी आपको ये क्या होता है, दिया जाता है। क्या है ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, आगे के सेक्शन में हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से। अब ये आपका क्या हो गया, NPCI क्या लेकर आया, आपका NPCI रुपे कार्ड लेकर आया, ठीक है, 7th पेमेंट गेटवे है ये। अब आगे हम देखते हैं कि कितने प्रकार के कार्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्ड, क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ कार्ड्स, कितने प्रकार के कार्ड होते हैं। तो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, आपका 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ कार्ड। कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ कार्ड हैं, ये कौन कौन से हैं 3 प्रकार के, ये 3 टाइप्स मतलब 3 प्रकार के। मैं बोल देता हूँ, अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिख रहा हूँ तो हिंदी इंग्लिश मत समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो आप अपने नोट्स में इसे लिखते चलें, जो मैं हिंदी में बोलता हूँ, कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो इतनी अगर इंग्लिश से दिक्कत होगी तो UPSC बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है, कलेक्टर बनोगे, कल को आप बाहरी देशों में जाओगे, वहाँ पर कैसे बातचीत करोगे, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश के भी टर्म को आप डाइजेस्ट करें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्ड। पहला क्या है आपका, पहला आपका प्रीपेड कार्ड आता है, प्रीपेड कार्ड, इसका मतलब मैं आपको बताता हूं प्रीपेड कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है आपका, दूसरा क्या आता है आपका, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड। और तीसरा क्या आता है आपका, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली, चौथा भी एक मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरह का होता है, वो किस तरह से मिक्सअप कार्ड होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले प्रीपेड कार्ड के बारे में, ये तीनों में से सबसे पहला प्रीपेड कार्ड के बारे में जान लेते हैं कि ये प्रीपेड कार्ड क्या है। देखिए, ये प्रीपेड कार्ड में क्या होता है, एडवांस में पैसा देना होता है आपको, क्या होता है यहाँ पर, एडवांस में पैसा देना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ पर 1000 रुपये अगर अमेज़न पे है, अमेज़न को अगर आप 1000 रुपये दे देते हैं तो वो आपको एक क्या दे देता है, आपको अमेज़न क्या देता है, आपको एक अमेज़न गिफ्ट कार्ड दे देता है। क्या दे देता है, अमेज़न गिफ्ट कार्ड 1000 रुपये का दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप 1000 रुपये क्या कर रहे हैं, पहले दे रहे हैं उसको, उसके बाद वो आपको अमेज़न गिफ्ट कार्ड दे रहा है। तो ये हाँ, ये प्रीपेड है, प्रीपेड, प्री मतलब पहले ही, पेड प्री मतलब पहले ही, और पेड मतलब भुगतान, पहले ही आप इस कार्ड का भुगतान कर रहे हैं, प्रीपेड, ठीक है। तो 1000 रुपये क्या है, एडवांस में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पैसा जो है वो क्या होता है, पैसा देना होता है, देना होता है एडवांस में, एडवांस में, ठीक है। जैसे मैंने बताया अमेज़न, जो अमेज़न को आप मान लेते हैं, अमेज़न को 1000 रुपये का क्या है, एडवांस में, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के रूप में आप क्या कर रहे हैं, अमेज़न को आप क्या कर रहे हैं, अमेज़न को रुपया 1000 क्या कर रहे हैं आप, 1000 देते हैं, तो वो आपको क्या करता है, वो आपको क्या करता है, गिफ्ट कार्ड, अमेज़न गिफ्ट कार्ड क्या देता है, अमेज़न गिफ्ट कार्ड दे देता है, क्या दे देता है। तो यहाँ पर आपको क्या दे देता है, यहाँ पर अमेज़न गिफ्ट कार्ड दे देता है, ठीक है, दे देता है। कितने का गिफ्ट कार्ड, वही जो 1000 रुपये आपने एडवांस में दिया होता है, तो वो कितने का दे देता है, 1000 रुपये का आपको कार्ड दे देता है। और इस कार्ड से आप कितने की शॉपिंग कर पाएंगे, ये कहें कि 1200 की शॉपिंग कर पाएँ तो नहीं, यहाँ पे आप 800, 900 और 1000 रुपये तक ही शॉपिंग कर पाते हैं, ठीक है, कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया प्रीपेड कार्ड, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और तरीके का कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, ठीक है। सामान्यतः जिसे आप ATM कार्ड, आप पेटीएम बोलते हैं, ATM, यहाँ से ATM से पैसे निकाल लिए, ठीक है। आप सभी के हाथ में या फिर आपके वॉलेट में डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा, ठीक है, नहीं भी होगा तो भविष्य में होगा आपका, ठीक है। तो डेबिट कार्ड, ठीक है,
दूसरा क्या है, डेबिट कार्ड। अब इससे आपके अकाउंट में जो पैसा होता है उसका प्रयोग आप कर पाते हैं यहाँ पर इसके माध्यम से। जैसे 10,000 रुपये आपके अकाउंट में है तो 10,000 का प्रयोग आप इस डेबिट कार्ड से कर पाते हैं, चाहे वो एटीएम से पैसे निकालने के रूप में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में कर पाते हैं। ठीक है, तो ये डेबिट कार्ड क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ पर डेबिट कार्ड का रूप। इससे आपके अकाउंट में जो पैसा होता है उसका प्रयोग कर पाते हैं, चाहे एटीएम से पैसे विड्रॉ कर, निकाल कर, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करके। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ इस तरह से डेबिट कार्ड आपका होता है। ठीक है, अब एक तीसरा प्रकार है क्रेडिट कार्ड। क्या है, क्रेडिट कार्ड। अब ये जो तीसरा प्रकार है आपका क्रेडिट कार्ड वो क्या होता है देखते हैं। देखिए, जो आपका ये क्रेडिट कार्ड है वो आप सामान्यतः आप कह सकते हैं ये उधारी वाला कार्ड है। आम बोलचाल की भाषा में मैं बताऊं तो ये क्या है, उधारी के रूप में इससे पैसे लेते हैं। उधारी के रूप में इस कार्ड से आप क्या करते हैं, उधारी के रूप में पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप पैसे क्रेडिट पर खर्च कर पाते हैं। उधार लेकर क्या करते हैं, उधार के रूप में पैसे लेते हैं और क्या है, लेते हैं और खर्च कर पाते हैं, उधार मतलब क्रेडिट, यहां पर क्रेडिट के रूप में पैसे लेते हैं और खर्च कर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने खर्च 5,000 रुपये इस कार्ड से क्या लिया, 5 के लिया और आपने खर्च कर दिया, तो आपके इस क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट में -5 के दिखाएगा अमाउंट। यानी आपने 5,000 लिया था, वो ले लिया है उधारी पर, इसलिए -5 के आपके अकाउंट में दिखाएगा। ठीक है, और ये जो 5,000 आपने लिया है वो आप 30 से 45 दिनों में आपको क्या करना होता है, दिनों में इसका क्या करना होता है, दिनों में 30 से 45 दिनों में इसका क्या करना होता है, इसका भुगतान करना होता है, भुगतान करना होता है। किसका, ये जो उधार पर आपने पैसा 10,000 आपने उधार पे लिया, 5,000 लिया, वो इसका 30 से 45 दिनों में इसका आपको भुगतान करना होता है। भुगतान आप कैसे कर पाते हैं, किसी दूसरे अकाउंट से या फिर किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर देते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, बिल आता है, तो इसका भी एक क्रेडिट कार्ड का भी बिल होकर बनकर आता है। ठीक है, जैसे आप पोस्ट पेड फ़ोन लेते हैं, फ़ोन नंबर आप चला रहे होते हैं, तो उसका भी एक बिल आता है, आपने दिखाता है कि इतना आपने यूज़ किया, यानी इतना पैसा आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में पिछले महीने आपने खर्च किया, तो उसका 30 से 45 दिनों में इसका भुगतान करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है 30 से 45 दिनों में आपको भुगतान करना होता है। और अगर क्या होता है 30 से 45 दिनों में ये जो उधार लिया वो पैसा भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो होता है आप पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर पैसे का भुगतान नहीं कर पाते, पैसे का भुगतान नहीं कर पाते, कब नहीं कर पाते, 30 से 45 दिनों में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। अगर इन 30 से 45 दिनों में अगर आप पैसे का भुगतान नहीं कर पाते तो क्या होता है, तो आप पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। इस अमाउंट पर, जो भी अमाउंट आपने खर्च किया उस पर इंटरेस्ट फीस लगाई जाती है, इंटरेस्ट ब्याज लगाया जाता है। इंटरेस्ट फीस मतलब ब्याज लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रेडिट कार्ड हो गया। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है आपका, ये क्रेडिट कार्ड अब ऐसा नहीं है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को आप 5 लाख रुपए एक महीने में यूज़ कर लिए, 10 लाख रुपए आपने उधार पे ले लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्रकार के कार्ड होते हैं। आपकी लिमिट कितनी है,
आपकी लिमिट कितनी है, किसी कार्ड की, आपकी कार्ड की लिमिट कितनी है, किसी कार्ड की 10,000 है, किसी कार्ड की 50,000 रुपये लिमिट होती है, किसी कार्ड की 30,000 होती है, किसी कार्ड की 1 लाख होती है क्रेडिट लिमिट। तो अगर आप डिपेंड, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है कार्ड की, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड करता है वो आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कैसे आप डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बस इतना जानकर चलिए कि आपके कार्ड की लिमिट होती है, जैसे 10,000 लिमिट है तो महीने का आप सिर्फ 10,000 रुपये इसके में खर्च कर पाएंगे, उधार ले पाएंगे। 50,000 आपके कार्ड की लिमिट है तो 50,000 ले पाएंगे। 30,000 है, 1 लाख है, जो जितनी भी लिमिट होगी उस हिसाब से आप इतना ही खर्च कर पाएंगे महीने में। और महीना ख़त्म होने के बाद वो आप इसका 30 से 45 दिनों में आप इसका भुगतान करना होता है, ठीक है। और एक और क्या होता है इसके साथ, एक और सर्विस यहाँ पे मिलती है आपको। क्या सर्विस है? इससे जो क्रेडिट कार्ड है इससे आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं। तो क्या है? इससे आप एटीएम से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेबिट कार्ड से ही पैसे एटीएम से निकलते क्रेडिट कार्ड से भी पैसे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक शर्त जुड़ी होती है। इसमें शर्त जुड़ी होती है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो एटीएम से अगर क्रेडिट कार्ड से निकालना है तो इस पर ब्याज लगता है, ठीक है। इस पर क्या है, इसमें शर्त यह है कि एटीएम से कैश निकालने पर क्या होता है, निकालने पर इंटरेस्ट फीस लगती है। क्या लगती है? इंटरेस्ट फीस लगती है, यानी ब्याज लगता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगता है? ब्याज लगता है। ये जो आप ऑनलाइन उधारी के रूप में आप ऑनलाइन खर्च करते हैं, आप जाते हैं, ये क्रेडिट कार्ड से आप कहीं शॉपिंग करते हैं, कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, कहीं आप कुछ करते हैं, जो ऑनलाइन आप कर रहे होते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। कब तक? जब अगर आप 30 से 45 दिनों में जो आपने खर्च किया वो अगर आपने उसका भुगतान कर दिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर 30 से 45 दिनों के ऊपर हुआ तो इस पर आपको इंटरेस्ट फीस लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एटीएम में क्या होता है, एटीएम से अगर आप क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पैसे निकाल रहे हैं एटीएम से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फीस लगती है। जितना निकाल रहे होते हैं उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज लगता है एटीएम फीस के रूप में, ठीक है, ब्याज के रूप में लगता है। एटीएम फीस कह रहा हूँ, इंटरेस्ट फीस लगती है, यानी ब्याज के रूप में पैसा यहाँ पे आपको से काटा जाता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग पर तो कोई नहीं लगता अगर आप इस ड्यूरेशन में टेन्योर जो है उसमें आप उधारी लेकर आप इसका पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एटीएम से पैसे निकालते हैं क्रेडिट कार्ड से तो वहाँ पर फीस लगती है, ठीक है, ब्याज लगता है, इंटरेस्ट फीस जो है इंटरेस्ट आपका उसमें लगता है ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल ये आपका क्या हो गया, डेबिट कार्ड के बारे में हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में हमने पढ़ा। प्रीपेड कार्ड देखा, डेबिट कार्ड देखा और क्रेडिट कार्ड देखा। इसी प्रकार से ये मेनली जो है टाइप्स ऑफ कार्ड, 3 तरह के ही कार्ड होते हैं, ये 3। अब एक तरह का और कार्ड हम देखते हैं, मेनली 3 ही होते हैं लेकिन एक तरह का और कार्ड हम देखते हैं। ये क्या है अभी आप समझ जाएंगे। एक अन्य कार्ड है, क्या है, हाइब्रिड कार्ड। ये हाइब्रिड कार्ड, आप हाइब्रिड अगर आप थोड़ा सा इस वर्ड से अवेयर होंगे, थोड़ा सा आपको रूबरू होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे हाइब्रिड मतलब क्या होता है। देखिए हाइब्रिड मतलब, आप आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है कि एक ही कार्ड में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही होता है। एक ही कार्ड में डेबिट एवं क्रेडिट दोनों की ही सुविधा होती है। इसको क्या कहते हैं, इसको हाइब्रिड कार्ड कहते हैं। जैसे ये आपका मान लेते हैं कार्ड है, ठीक है, यहाँ एक चिप लगी होती है और यहाँ भी एक चिप लगी होती है। यहाँ एक आपकी डेबिट कार्ड वाली चिप होती है, डेबिट वाली चिप होती है, और यहाँ क्या है, क्रेडिट वाली चिप होती है, क्रेडिट कार्ड वाली चिप, ठीक है। तो यहाँ क्या है,
इसी को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कार्ड। यहाँ क्रेडिट वाली और इधर से अगर आप स्वाइप कराएंगे, ये वाला अगर चिप के इस साइड से आप अगर चिप डलवाते हैं मशीन में, तो ये डेबिट कार्ड आपका डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगा, डेबिट कार्ड के से पैसे कटेंगे। और इस वाली चिप से आप अगर इधर से डलवाते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड के रूप में चिप की तरह काम करेगा, क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे कटेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को आपका बोलते हैं हाइब्रिड कार्ड। कहीं आता है आपके एग्जामिनेशन पेपर में, अगर हाइब्रिड कार्ड के बारे में आ गया तो ये समझ लिया हाइब्रिड कार्ड यही होता है, एक ही कार्ड में डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड दोनों की ही क्या होती है, सुविधा होती है। ठीक है, अब एक नोट्स आपको मैं लिखवाता हूँ। नोट्स ये है, एक आप पॉइंटर फॉर्म में ये लिखें कि एनसीईआरटी में ये जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड है उसको क्या बोला गया है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला गया है। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अगर आपको प्लास्टिक मनी कहीं आया एग्जाम में, प्लास्टिक मनी, तो प्लास्टिक मनी में क्या क्या आता है, अगर पूछ लिया, मान लेते हैं प्लास्टिक मनी में क्या आता है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों प्लास्टिक मनी में आते हैं, इसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और मैं कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, जो 60वें आप ये कह सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता था आपका इस तरीके से, ये 60 के दशक में जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो बनाए जाते थे, वो यहाँ पर इस तरह के आपका एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप लगा होता था। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का 60 के दशक से जो बनते चले आ रहे हैं, वो यहाँ पर एक ब्लैक कलर का पीछे आप स्ट्रिप देखते होंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार यहाँ पे नीचे मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ये स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिप क्या कहलाता है, ये स्ट्रिप मैग्नेटिक स्ट्रिप कहलाता है। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक स्ट्रिप के थ्रू क्या होता है, डेटा रीड कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, डेटा रीड कर पाते हैं। जैसे आप स्वाइप करते थे, मतलब ये जो कार्ड है जैसे ही मशीन में जाता है, ये जो कार्ड की ये जो स्ट्रिप है, ब्लैक कलर की मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इसी की मदद से डेटा पढ़ता था। वो जो आपका मशीन, जिस मशीन में आप डालते थे, इसी की मदद से क्या होता था, डेटा क्या रीड करता था। लेकिन क्या था, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेसी हो सकती थी। मतलब यहाँ पर क्लोनिंग हो सकती थी, डुप्लीकेसी हो सकती थी, या ऐसे ही क्या हो सकता था, ये सेफ़ नहीं था। ये जो कार्ड है, ये जो स्ट्रिप है, मैग्नेटिक स्ट्रिप, वो सेफ़ नहीं था। यहाँ पर एक क्लोनिंग हो सकती थी। इसी प्रकार से अगर कहीं वो कहते हैं ना, एक चाबी है, चाबी को आप की क्लोनिंग हो जाती है, कहीं ले जाकर आप उसकी दूसरी भी वो क्या बनवा सकते हैं, चाबी बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी डीमेरिट ये थी कि ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप था, इसका क्या हो सकता था, इसकी क्लोनिंग हो सकती थी, और ये क्या हो सकता है, डुप्लीकेसी हो सकती थी। क्या हो सकती थी, डुप्लीकेसी हो सकती थी। ठीक है, तो डुप्लीकेसी हो सकती थी इसकी, तो इस पर खतरा होता था। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 1 जनवरी 2019 से इसे रोक दिया। ये जो स्ट्रिप वाले, मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड थे, उन पर रोक लगा दी 1 जनवरी 2019 से। ठीक है, 1 जनवरी 2019 से इस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। और मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, अपने जहाँ पे मैं इसको पढ़ा रहा था, वहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताया। तो ये आपका क्या है, क्या मैं बता रहा था, एक मिनट। तो ये इस प्रकार से कुछ जो मैंने आपको इमेज अभी दिखाई, ये जो स्ट्रिप थी, ये स्ट्रिप क्या है, ये आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप है। क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है। और यहाँ पे डेटा जब आप मशीन में डालते तो इसी के द्वारा डेटा रीड कर पाता था वो मशीन जो है। अब इसमें डिमेरिट ये थी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी हो सकती थी, और आपका क्या जो आपका डेटा है वो चोरी हो सकता था, क्लोनिंग हो सकती थी। तो इसको क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, 1 जनवरी 2019 से इस पर रोक लगा दी, इस वाले कार्ड पे स्ट्रिप, मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले लगा दी। ठीक है, अब क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, रोक लगा दी। किसके तहत रोक लगाई होगी, आरबीआई के पास
कैसी पावर है, ऐसे कैसे आरबीआई ने रोक लगा दी? क्या पावर है आरबीआई के पास? क्यों, क्या, किस पावर के तहत आरबीआई ने इस पर रोक लगाई होगी? मैंने पहले पढ़ाया, आरबीआई के पास पावर होती है। किसकी पावर, किसके तहत इस पर रोक लगाई होगी? कमेंट में बताएं, जिसका कमेंट सही होगा उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट किस 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत आरबीआई को पावर है। क्या पावर थी? इसी पावर के तहत आरबीआई ने 1/1/2019 से इस कार्ड पर मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले रोक लगा दी। ठीक है, अब इसकी हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैंने कई बार इसकी हिंदी बताई है, इसकी हिंदी कमेंट में बताएं। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की हिंदी क्या होगी, कमेंट में बताएं। ठीक है, तो इस पर क्या लगा दिया आरबीआई ने? रोक लगा दिया। ठीक है, अब जब रोक लगा दिया तो अब नया जो न्यू कार्ड यहाँ पे इशू किया गया, नए प्रकार के कार्ड यहाँ क्या हुए, इशू किए गए। क्या किए गए? न्यू कार्ड आए। ठीक है, न्यू कार्ड। अब जो न्यू कार्ड आए वो कैसे हैं? इसमें सिम कार्ड जैसी चिप होती है। जो न्यू कार्ड है उसमें क्या है? इसमें सिम कार्ड जैसी क्या होती है? चिप होती है, चिप होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जो सिम कार्ड जैसी चिप होती है उसको क्या बोलते हैं? EMV बोलते हैं। EMV मतलब ये होता है आपका यूरो पे प्लस मास्टर कार्ड प्लस वीज़ा। ई मतलब यूरो पे, एम मतलब मास्टर कार्ड और वी मतलब वीज़ा। ये तीनों ने मिलकर क्या बनाया? इन तीनों ने मिलकर ये चिप बनाई। कौन सी? ये सिम कार्ड जैसी चिप बनाई। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? मिलकर ये चिप बनाई। ठीक है, चिप बनाई। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर, यूरो पे, मास्टर कार्ड और वीज़ा ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? वो चिप बनाया। कैसे? ये जो आपका नए कार्ड का, नए तरीके का कार्ड आया, वो कैसे आया? ये आया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक चिप लगा रहता है। ठीक है, क्या होता है? चिप लगा होता है। ये जो है, ये इन तीनों ने मिलकर, यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा ने मिलकर ये क्या किया? इस तरह का चिप क्रिएट किया। अब इसमें क्या था? इसमें क्या हुआ? इसमें क्लोनिंग करना मुश्किल है। मतलब क्लोनिंग जैसी चीज़ें, जैसे स्ट्रिप और मैग्नेटिक स्ट्रिप में क्लोनिंग हो सकती है, डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है? इसमें क्लोनिंग करना, डुप्लीकेसी करना मुश्किल है। ठीक है, इसमें क्या है? आपका क्लोनिंग करना मुश्किल है, मतलब इसका डेटा जो है वो कहीं इधर उधर नहीं हो सकता। ठीक है, मुश्किल है। इसी के साथ साथ EVM जो है, EMB कार्ड जो है, ये इस तरह का जो कार्ड है EMB कार्ड, वो क्या है? वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है। कॉन्टैक्टलेस कॉन्टैक्टलेस मतलब आप वाईफाई वाला, आप ले जाएंगे इस कार्ड को, और इस कार्ड को जब आप, ये मशीन है आपका, आप शॉपकीपर के पास ले जाएंगे, मर्चेंट के पास ले जाएंगे, तो ये कार्ड आपके पास ले जाएंगे, वो सीधा इस पर सिर्फ टच कराएगा, और टच कराने के बाद क्या करेगा? आपका पैसा कट जाएगा। यहाँ पर आपको इंसर्ट नहीं कराना पड़ेगा, पिन नहीं डालना पड़ेगा। ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है। यहाँ पर सिर्फ ऊपर टच कराने पर ही पैसे कट जाते हैं। ठीक है, वाईफाई के थ्रू। ठीक है, तो EMB में क्या होता है? कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है, ये सुविधा मिलती है। और ये कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड होता है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है? उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है आपकी? वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। कौन सी? RFID काम करती है। कौन सी? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, RF क्या है? रेडियो रेडियो, F फ्रिक्वेंसी, ID मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें काम करती है, इसमें प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इस तरह वाले कार्ड बंद कर दिए गए हैं। आरबीआई ने इस पर रोक लगा दिया। क्यों? क्लोनिंग इसमें हो सकती थी। तो अब आप देखते होंगे, आपके आसपास घर में जो जो आपके पास कार्ड होगा, वो यहाँ पर चिप लगा होगा छोटी, उसी के थ्रू आप क्या बोलते हैं, यूज़ कर पाते हैं। सारा गेम इस चिप का होता है। ठीक है, इसी से क्या होता है? इसी से डेटा स्टोर किया जाता है, डेटा रीड किया जाता है। ठीक है,
तो ओवरऑल आपका ये क्या हो गया, हमने क्या पढ़ लिया है, ये हाइब्रिड कार्ड के बारे में पढ़ा और न्यू कार्ड जो इशू हुआ वो हमने देखा। ठीक है, अब आज की क्लास में इसको यहीं पर रोक लगाता हूं मैं, और आपकी नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, टॉपिक हम क्या देखेंगे, कार्ड टोकनाइजेशन, कार्ड टोकनाइजेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक क्लासेस नहीं की हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है अभी तक की जो 9 क्लासेस हुई हैं, वो से जाकर देखें। शुभम मिश्रा वाला जो दूसरा चैनल है उससे सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इस क्लास के बाद 2-3 घंटे बाद आपको एक मोटिवेशनल वीडियो देखने को मिलेगी, जो आपको 2-3 दिनों में प्रतिदिन यहाँ पर इस चैनल पर आप देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले ये सीरीज चालू की गई थी जो बीच में रोक दी गई थी, तो अब आपको यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो भी देखने को मिलेगी। एक वीडियो आपको 2-3 दिनों में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, ये पुरानी सीरीज हमारी चलती रहती है, तो जिन्हें मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी बहुत देखनी है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं 11th क्लास में।